बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए और इस फेस्टिवल के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ राजस्थान की दो महान हस्तियां जुड़ी हैं बातचीत के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कुलदीप जी कोठारी को, जो हमारे साथ हैं आज। कुलदीप जी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और कोमल जी कोठारी की जो पूरी परंपरा है, उस पूरी परंपरा को न सिर्फ सहेज रहे हैं बल्कि उस पूरी परंपरा को राजस्थान के पूरे कॉन्टेक्स्ट में लोक संगीत और दूसरे भी विधाओं में आप आर्काइविंग का और सारे कलाकारों को जोड़े रखने का और इस पूरी परंपरा को समृद्ध करने का एक बहुत बड़ा काम कुलदीप जी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आज के इस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ में इनको इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत है नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच है राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध कलाकार अनवर खान जी, पद्मश्री अनवर खान जी, जिनको अभी हाल ही में पिछले साल पद्मश्री से नवाजा गया है भारत सरकार द्वारा। मैं स्वागत करता हूं अनवर खान जी का आज के इस कार्यक्रम में। और मैं सबसे पहले और आज हम बातचीत करने वाले हैं दरअसल दो अलग अलग धाराओं की, बट वो एक जगह मिलेगी। और वो धारा ये है कि कोमल कोठारी जी का जो पूरा काम था, उस काम का जो गवाह बने हैं वो है अनवर खान जी। और कुलदीप जी ने भी बहुत हद तक उस काम को, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर से उन्होंने इस काम को देखा है, बट अनवर खान जी ने कुलदीप जी के साथ बैठ के वो काम किया है। तो हम चाहेंगे कि वो अनुभव अनवर जी भी शेयर करेंगे और कुलदीप जी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुलदीप जी से चाहूंगा कि वो इस बातचीत को थोड़ा खोलें और ये बताएं कि ये जर्नी, ये अनुभव आपकी नजर में क्या और कैसा रहा। धन्यवाद गोपाल सिंह जी। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत एक सार्थक लगता है, क्योंकि चर्चा के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं। ये किसी तरह की प्रस्तुति नहीं है, ये बहुत ही सुंदर और सुखद समय होने वाला है। मैं संक्षिप्त में बता दूं कि रूपायन जो एक संस्थान है, ये राजस्थान के लोकवाङ्मय को लेकर उन्होंने पद्म विभूषण कोमल कोठारी और विजयदान देता, जो दो हस्तियां थी, इन्होंने अपने स्टूडेंट छात्र जब थे तब से लेके इवन अंतिम समय तक साथ रहे। और उन्होंने जिस तरह से मौखिक परंपराओं को एकत्र करने का जो एक बीड़ा उठाया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल उन्होंने इनको सुना और लिखा, बल्कि उसको रिकॉर्ड भी किया। ध्वन्यांकन करना इतना आवश्यक है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उसका दर्शन केवल ध्वन्यांकन के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये सब आर्काइव्स आज की तारीख में करीबन 20,000 घंटे से ज्यादा का जो है, वो विभिन्न लोक संस्कृति की विषय और प्रदर्शनात्मक लोक कलाओं से जुड़े हुए जितने वाद संवाद वार्ताएं, उनके संकलन की एक पूरी बड़ी परंपरा है, जिसको उन्होंने एकत्रित किया। और उसके बारे में समय समय पर कई कार्यशालाएं, और उनको एक बहुत बड़ा एक समय मिला, जो लगभग आज 60 साल होने जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही लंबा समय है। तो ये एक तरह की एक जर्नी है, एक यात्रा है, जिसको हम बहुत छोटे शब्दों में बताने में असक्षम रहेंगे, लेकिन हम इन चर्चा के माध्यम से इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अपने टाइम से बताऊं, जब मैं छोटा था तब से मैं अनवर खान साहब को देख रहा हूं। और ये लगभग पहली जब हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जब आया, तो ये लगभग 12 या 13 साल के उम्र के इनके कई चित्र हमारे पास एकत्रित हैं। अभी हो सकता है एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही छोटी उम्र से इस काम में जुड़ गए। और ये यात्रा मैंने इनको लोगों के साथ सीखते सिखाते अनेकों मौकों पे मैंने इनके साथ देखा। इनके शादी में गया और शायद इन पलों को एक साथ
किसी तरह समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये सारी बात हम करें। इसकी बजाय हम अनवर से मैं बोलूंगा कि वो अपनी यात्रा अपने बाल्यकाल से प्रारंभ करे और उसमें समुदाय के योगदान के बारे में भी अधिकांश प्रकाश डालें, क्योंकि ये जो मांगनियार लोक परंपरा है, इसका एक बड़ा विस्तृत भंडार है, जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम भी 200 स्कॉलर्स लोगों ने काम किया और उन्होंने अपने अलग अलग विषयों के ऊपर इनके मांगनियार कलाओं के बारे में, रागों के बारे में और इनकी परंपराओं में किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये परंपरा कैसे जारी है, महिलाओं के योगदान और न जाने पूरे समाज की एक ऐसी परंपरा को संजोने का काम किया है। तो वो हम चाहते हैं कि इनके मुंह से जब वो निकलेगी तो वो यात्रा एकदम एक चलचित्र के समान महसूस होने लगेगी। तो मैं अनवर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना सबसे पहला तो ये बताएं कि ये कोमल कोठारी के संपर्क में कैसे आए और वहां से यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, उनको संक्षिप्त में बताएं और उसमें होने वाले जो भी योगदान है उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें उसके अंदर। हम बीच बीच में अपने प्रश्न रेस कर सकते हैं ताकि हम पूरी जर्नी को अच्छे से बता सकें। तो अनवर, पद्मश्री अनवर खान से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस मन की बात करें आज हमारे साथ। हुकम खमांगणे 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 हुकम, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप फरमा रहे हैं मेरे बारे में। समझता ये मेरे पूरे समाज के बारे में। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कलाकार तो खूब होते हैं, मैं भी छोटा सा कलाकार हूं, मगर मेरा एक मानना ये है कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैंने मेरी जाति में जन्म पाया, मांगनियार समाज के अंदर। मालिक की बड़ी मेहरबानी, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी जो जाति बनाई है मांगनियार जाति, वो गाने बजने का एक काम करते हैं और पूरी संगीतकार जाति ही बनाई जन्म से लेकर के। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं कलाकार जाति में मैंने एक जन्म पाया। मेरी माँ गाती थी, मेरा बाप गाता था, मेरा दादा गाता था, मेरा परिवार पूरे कई पीढ़ियों से, कई सालों से। और मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ उस मालिक का कि मेरे एक जजमानी प्रथा बनाई। तो मेरे राजपूत, हिंदू राजपूत भाटी जैसलमेर से, उनके मांगलिक अवसर पर गाते थे, बजाते थे कई पीढ़ियों से, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी ख्याति वहां से ये बनी। और ये मेरे जो ये बात आई, आज आप पद्मश्री फरमा रहे हैं, तो पद्मश्री मिलती रहती है कलाकारों के लिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तब हम हमारे जो बुजुर्गों की जो बनाई हुई चीजें हैं, उनकी जो चीजों को लोगों ने खूब उन्होंने संजो के रखी और खूब गाते थे, खूब बजाते थे। और अनपढ़ थे, उन्होंने अपने आप खुद ही बनाते थे और खुद ही गाते थे और हमारी जजमानी प्रथा के सामने वो गाते थे। कुछ कठिनाई ऐसी आ गई उसके बाद में, तो कला हमारी जो लुप्त होने जाने की तैयारी में थी। उस वक्त कोमलदा ने, जो स्वर्गीय कोमलदा पद्म भूषण कोमल जी कोठारी साहब ने और विजयदान जी देथा साहब ने, उन्होंने आकर के उन्होंने परखा, पहले देखा, समझा कि ये हमारी जो चीज, ये अमूल्य जो दौलत है और इसका कोई अंदाज ही नहीं है और ये अब ये लुप्त होने जा रही है। फिर आकर के कोमलदा ने कई साल पहले, और काफी साल हो गए, और उस तकलीफों में आकर के इन्होंने आप करके हमारे गांव की, और हम गांव में रहने वाले, मेरा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस गांव का, बैया गांव का मैं रहने वाला हूँ, और मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक धोरा धरती में मेरा गांव, मैंने वहां जन्म पाया, और बालू रेत में मुझे मेरे गांव की बहुत मुझे खुशी है कि मैं उस गांव का मैं निवासी हूँ। कोमलदा ने आकर के वो देखा और उसके बाद उसको कोई साधन नहीं था, आज बहुत साधन है। उस वक्त कोई साधन नहीं था, तो अपने ऊंट पे आकर के बैठ करके जाते थे और कोई गाड़ी लाते थे वहां से। ये धोरा धरती, ये गर्मी, ये सर्दी, ये बारिश में आकर के उस टाइम में कोमलदा ने आकर के हमारे को देखा और समझा। फिर उसके बाद में जो कोमलदा ने किया हमारे लिए वो सराहनीय है।
आज व्हीकल है, रोड है, पानी है, सब है, उस वक्त कुछ नहीं था। तो हमारे बुजुर्ग जो कलाकार थे, स्टार्टिंग में कलाकार कोमलदा उसको बुलाते थे तो वो नजदीक नहीं आते थे कलाकार, पता नहीं ये क्या करेंगे। फिर कोमलदा ने समझाया हमारे पूरे कलाकारों को, बैठ करके अपने आप समझाया कि भाई आप ये करो, रिकॉर्डिंग करना है अपने को, कुछ गाना बजाना क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद में कलाकारों को बाद में समझ में आई, तो समझ में हमारे रमजान हमू खान, खूड़ी और साकर खान, अमीरा, पेपा खान, निहाल खान, सदीक खान, रमजान खान, छुगा खान, अकबर खान, ये जैसलमेर और बाड़मेर के कलाकार, इन्होंने आकर के रिकॉर्डिंग किया और गाए और बजाए। उनके बाद में फिर उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम सिलसिला स्टार्ट हुआ। और उसके बाद में अब छोटे बच्चों में से मुझे, मैं मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा दादा वो गाते थे हमारे जजमानी प्रथा जो है। और जजमानी प्रथा के अंदर अब मैं छोटा, तो हमारे मंगनियारों का पारंपरिक कलाकारी है, उसका अर्थ यही होता है कि जो अपने माँ बाप को, कोई भी चाहे कारीगरी हो चाहे संगीत हो, माँ बाप को देख करके और सुन करके जो करता है वही पारंपरिक होती है चीज। तो मेरी माँ गाती थी, मेरा बाप गाता था हमारे जजमानी प्रथा में। वहाँ हमारी रीति रिवाज जो हमारे गाँव में है, जो चलती आ रही है कई सालों से, कई पीढ़ियों से, मांगलिक अवसर पर हमारा परिवार गाते थे, बजाते थे और गा रहे हैं और अभी भी गाएंगे। अनवर, आपको अपने माताजी से सीखा हुआ कोई पहला गीत याद है? जी हुक्म है। यदि है तो ये थोड़ा तो सा गुनगुना के भी बताएं। ये तो माँ के अंदर में मैं लेटा हूँ। तो जन्म से जो बच्चा हमारा जन्मता मंगनियारों का, वो अभी मैं तो नहीं कह सकता हूँ, मगर जो जन्मता है बच्चा वो रोता है, सुर में रोता है। और माँ ही अपने आप नाम, पहला गुरु माँ ही होती है, पहली गुरु माँ बाप ही होता है। और हमारा गुरु हम स्कूलों में नहीं सीखते हैं, हमारे माँ बाप की जो चीज कही गई वही गाते में रहते हैं, दादा दादी। पहला जो गीत हमारा माँ मेरी गाती थी बधावा, मांगलिक जो गीत है बधावा। ये पहला ये गीत, तो पहला गीत और बधावा मांगलिक जो गीत है, जन्म का गाया जाता है, शादी में भी गाया जाता है, हर खुशी में गाया जाता है। ये बधावा बहुत बड़ी, इस पे जो जो इनके जो मेलोडी गाई हुई, जो हमारे जो गाती थी लंबी राग में, बहुत धीरे धीरे आराम से, और इसका जो शब्द जो है बहुत जो मोती पोया, ऐसे बधाओ बधाओ, खुशी में जितनी खुशी है वो खुशी के आधार पर ये बधाओ। तो आप कितनी बरस तक अपने माताजी से सीखते रहे? देखो, जिस वक्त, अब ये नहीं कि हमारे को टाइम मिलता उस वक्त हम सीखते थे, ये नहीं होता हमारे। हमारे जिस वक्त घर में गाने बजाने के सिवा और कोई काम ही नहीं, संगीत का ही काम चलता है, गाना और बजाना, बस यही काम चलता है। दोहा, अर्थ, बात,
और क्या थी चीज, कब थी, कैसे थी। पहले तो माँ बाप को ही सुन सुन करके, गांव में हमारे माँ मेरी जाती थी, मेरा बाप जाता था, तो वहां जाकर के जो हमारे रीति रिवाज जो वहां गाते थे तो हम सुनते थे। तो सुनते थे, हम उस वक्त बोल नहीं सकते थे, यदि बोल सकते तो शुद्धता में नहीं बोल सकते थे। तो जरूर वो गाते थे, वो हमारे ही अंग में आकर के वो चीजें घुस जाती थी, दिमाग में घुस जाती थी। तो सुर एक ऐसी चीज है, तो हम खुद उस पर राजी हो जाते थे। फिर उसके बाद कुछ बढ़ोतरी, कुछ बड़े हो गए, उसके बाद में जो गाते थे तो हम भी गुनगुनाते थे। और गुनगुना के बाद में जो उसमें, अब कुछ 10 साल का हो गए या 12 साल के हो गए, तो फिर उसके बाद में उनको पता चलता कि मैं कुछ गा रहा हूं। तो ये जो बधावा है, अब उसके बाद में ये जो शादी का जो गीत है या कोई भी, अब हमारे लोक देवता है, तो लोक देवता के वहां जाकर के वो गाते थे, तो वो पता चलता भी आप यहाँ गा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। फिर उसके बाद में पूछना पड़ता, वो पूछने के बाद में पूरी उनकी, अब जो स्कूल में नहीं हमारे सीखे, जो जितने भी गा रहे हैं बजा रहे हैं, स्कूल में नहीं वहां सीखे, माँ बाप को ही पूछते कि भाई ये बधावा है, ये उस टाइम गाया जाता था, ये बहुत बड़े लंबे राग में है, और ये अपना आप खुद का राग है, इसमें इसमें कोई दूसरा राग नहीं है, हमारा ही बनाया हुआ है। और ये बधावा ऐसा 4 5 10 जो अंतरा है, सब तक आप गाते रहो और शुद्धता के साथ में। उस वक्त वो पूछना पड़ता है शुद्धता के लिए। जी। तो गाने गाने के साथ साथ बजाने की प्रक्रिया आपके जीवन में कब से प्रारंभ होती है? किस वर्ष के हो जाते हैं तब आप ढोलक या कमायचा, जो आपका मुख्य साज है, वो आप बजाना चालू करते हैं? जी हुकम, हमारा जो वाद्य मुख्य साथ जो है, ये स्टार्टिंग में हमारे मंगनेवारों के साथ में जुड़ा हुआ है। हम कमाचे के साथ में जुड़े हुए और कमाचा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो बुजुर्गों के उनकी गायकी जो थी उस वक्त की, तो ये जो हमारा लोक वाद्य जो कमाचा, ये जो कमाचा, ये लोक वाद्य कई पीढ़ियों से है, कई सालों से है। और उस वक्त ढोलक वगैरह हमारे कलाकार यूजिंग नहीं करते थे, और खड़ताल वगैरह उस वक्त हमारे कम लोग करते थे, खड़ताल वगैरह। खाली कमायचा का सहारा जो है वो हमारे बुजुर्ग इस कमायचे में गाते थे और बजाते थे। और वो भी आज मैं बैठ के गा रहा हूँ, और ऐसी जो हमारी परंपरा उसमें कमायचा डाल करके गले के अंदर और खड़ा रह करके मनियार मंगनियार कोटली में गाते थे। ये हमें बहुत खुशी है। तो अब ये कमाचा हमारे कई सालों से, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, और हमारा वाद्य कमाचा ही। फिर बाद में खड़ताल जुड़ी है और ढोलक भी जुड़ गई। जी। आपका कहने का मतलब है कि आपकी जितनी रेpertoire है या जितनी भी आपकी गाने की परंपराएं हैं या शैलियां हैं जी। या रागें हैं, वो सब कमायचे के साथ ही बनी जी। हैं? जी। जी, सब कमाचे के साथ, कमाचे के साथ में वो इसका ये जो, अब रिदम हमारे को चाहिए, तो रिदम जो गज है कमाचे का, वो गज के साथ में रिदम उसकी बनी हुई है। रिदम हमारे बुजुर्गों को वहां से मिलती थी। और जो सुरावट है वो अपने ये बजाने की तरीका उनका ऐसा था। अभी जो बजा रहे हैं हमारे बुजुर्ग, बजा के हो गए और अभी भी बजा रहे हैं हमारे, तो उसमें जो कमाचे की भरपाई बहुत, भरावट खूब आती है उसमें, आवाज फुल आता है कमाचे के अंदर। तो उन्होंने दूसरे आवाज वाद्य को ढूंढा ही नहीं। और ढोल खड़ताल वगैरह ये सब बाद में आया। ढोल था बहुत बड़ा, जो हमारे महिलाएं गाती थी, मेरी माँ गाती थी, ढोल बजा के गाती थी। वो बहुत बड़ा ढोल था, वो लकड़ी का था, आम की लकड़ी का। तो ढोल और ढोलक के गाने या खाली कमायचे पे गाने में अंतर आप बता सकते हैं? जी, ढोलक जो है उसकी बजट तो रिदम चाहिए, बस ये जगह भरपाई करने के लिए, भराव के लिए। मगर कमाचा जो है, कमाचे पे खुला खुला कमाचे में जितना गावे हैं, जितना खुद गावे कमाचे पे, तो खाली इसमें रियलिटी मिलती कहाँ, ये सच्चाई मंगनियार गाय की, ये कमाचा और ये गले का सुर दोनों आ रहे, वो सच्चाई बिल्कुल मिलती है। ये तो हमारे फायदे के लिए, कुछ रेस्ट करने के लिए, भाई थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तब तक ढोलक बजा रहे हैं और ये खड़ताल बजा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आगे जो थोड़ा गैप दे करके और उसके बाद में चलेंगे।
और कमाचा जो बजाते हैं उसको खुद को आनंद आता है और वो बंद करता नहीं, गाता पता गाता जाए और बजाते जाओ, उसमें चीजें निकलती हैं। कमाचे में खाली कमाचे में गाया तो हमारे शब्द कितना निकलता है, उसमें अंतरा कितना निकलता है, उसमें कहानियां खूब निकलती है, सुर निकलता है, आवाज निकलता है। कमाचा एक भराव के लिए, कमाचा बहुत हमारे लिए शुद्धता के लिए बहुत। तो आप अब थोड़ा सा रागों की तरफ जाएं। अपन जो लोक रागे हैं, जो बचपन में किन रागों से आपको सीखना प्रारंभ करते हैं, और कैसे कैसे जो आपकी 6 रागें और 36 रागिनियां हैं, उनमें आप कैसे धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और एक कोई भी अच्छी राग की एक कोई चीज गा के भी सुनाएं। हुक्म हुक्म। हमारे मंगनियारों में से जो राग है, जो जैसलमेर बाड़मेर जहाँ मंगनियार रहते हैं धोरा धरती में, वो जो बुजुर्गों की जो चीज बनाई हुई है, हमारे जो मंगनियार गायकी में शुभ राग जो माना जाता है वो खमाय जी। प्रथम जो खमाय जी है, शुभ राग हमारे जजमानी प्रथा में गाते थे, जन्म से लेकर के और बुजुर्ग तक के जितने भी है उसमें कितनी रीति रिवाज है, तो खमा जी सबसे पहले हमारे लोग बुजुर्ग करते थे और अभी भी कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, जो अपने अब जो खमाजी राग कर रहे हैं, तो खमाजी राग कर रहे हैं तो खमाजी के ही जो दोहा है, उसकी जो खमाजी की स्टोरी है वही उसमें हम यूजिंग करते हैं। खमाजी जो पहले क्या दोहा है, क्या कैसे गाया गया है, उसके जो सुर उन्होंने जो बांधे हैं, चढ़ाव उतार है, शब्द खमाजी का कैसे कहना और कहाँ रुकना है, उसको अलाप अलग तान कहना, वो कहाँ कहना है, वो खुद उन्होंने अनपढ़ होते भी उन्होंने कितना शिक्षाधारी काम किया है। और दूसरे में जो वही राग है, वो राग जो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया था, जो बुजुर्गों ने बनाया था, उन्होंने बनाया था, वही लोक संगीत में वही राग हम गाते हैं, जो उसके पीछे स्टोरी होती है वही राग हमारा होता है। अब सोरठ गाएंगे तो सोरठ के पीछे स्टोरी है, टोड़ी गाएंगे तो टोड़ी के पीछे स्टोरी है, कल्याण गाएंगे तो कल्याण के पीछे स्टोरी है, उसकी उसका दोहा है, गोंड बहार गाएंगे तो उसका दोहा है, और ये सूप गाएंगे तो सूप के पीछे हमारे जो गायकी है, बुजुर्गों की गायकी, उसके जो दोहा है उसकी पूरी स्टोरी है। जो स्टोरी है, जो राग का नाम, राग के नाम का जो दोहा आता, वो हमारे मंगनियार जाति का ही है दोहा। अब राग खमाय जी, खमाय जी, खमायती और खमाज भी कहते, खमाज हम नहीं कहते, खमाज क्लासिकल में कहते। रागो सिरा खमाजी अमलो सिरदार घोड़ो रे घोड़ो चलाना घोड़ो चलाना ओजी इराकियो 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 रागों सरे खमायती अमलों सरे दारू, घोड़ो चढ़न इराकियो महलों सरे मारू। ये खमायती का ही नाम आया, वही हमारा दोहा है और खमाजी का। अब उनका ऊपर जो गीत, तो थारी रे हाजी पागे पागे
रो रे सेलीवाना बना ओ तो थारी रे हादी पागे बगेरो रे सेलीवाना बना सुधा करा बना लागन बनेरा तुझी रे भाना प्यारा जमे लागन बनेरा रे ऑटो थारी पाग पाग पागेरो रे किलगी बाना बना रे ऑटो थारी पाग। एक गीत आ गया कमाल जी का। ये मेरे को आप बताएं अनवर जी, ये आपने जैसे ये चीज गाई, अब आप मतलब बचपन से लेके आज तक का जो आपका ये यात्रा रही है, इसके अलग अलग पड़ावों में आपने कौन कौन सी चीजें अपनी किन किन लोगों से सीखी? क्योंकि खाली घर में तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता जी, लेकिन समाज में से भी आपको किन किन लोगों से कब कब किस किस उम्र में क्या क्या नजरिया मिला और आपने उसको अपने जीवन का अंग कैसे बनाया, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। मैंने 1970 के बाद है, बाद की बात 1970 के बाद की बात है, मगर घर में जो गाते बजाते थे, फिर उसके बाद में अब ये प्रोग्राम का सिलसिला नहीं मैंने समझा। मैंने ये समझा कि भी ये प्रोग्राम उस वक्त करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, कुछ लोग करते थे, और मैंने ये समझा कि अब हमारी जो चीज है, जो दौलत दौलत है, कुछ तो इसमें है। मेरी माँ गा रही, मेरा बाप गा रहा, मेरे जो जितने हमारे समाज के जितने भी आज 15-20 हजार लोग हैं, जितने भी है, जहां जाओ कमाचा और ढोलक ढोल खड़ताल, ये मुरली और ये सुरनाई, सब ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और लोग इतने खुश हो रहे हैं। तो इसमें तो कुछ है। और इस संगीत में जो हमने जो स्टार्टिंग किया है, वो तो जब घर में रहता तो गाते बजाते उस पर तो हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, मगर शुद्धता के लिए फिर दुनिया में 2 चीज है, वो हमने परख ली। वो हम गांव में जाते, हमारे जजमानी प्रथा के वहां जाकर के, वहां खमागणे उनका जो शुभराज, उनको जो ख्याति है, उनको शुभराज करते, ख्याति में उनको मांगलिक अवसर पर गए, वहां तो जवाई साहब आ गए, मेहमान आ गए, जितने भी कोई खुशी का जो दिन होते हैं वहां हम जाते हैं। 4-5 लोग मंगनियार, 10 मंगनियार, 15-20 मंगनियार होकर के इकट्ठे। मेरे गांव में 50 घर हैं, तो वहां खुशी का माहौल होता है, उछरंग होता है। तो वहां हमारे सब लोग बोलने वाले जितने समाज के वो जाते हैं वहां। तो वहां जाकर के खमागणे इकट्ठे 50-60 लोग खमागणे खमागणे, तो जितने बिराजी के सामने हमारे राजपूत जो हमारे जजमानी प्रथा, तो वो आओ रहा आओ रहा आओ रहा आओ रहा, सब लोग कहते हैं। तो दुनिया में एक चीज है कि कोई जाता है, उनको आने के लिए बुलाता है, आओ आओ, तो सबसे बड़ी चीज वही होती है, आइए आइए, उनका स्वागत होता है, उनको खुश होकर के कहते हैं आओ आओ, आइए जी आइए, बड़ी मेहरबानी, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो सबसे चीज एक बड़ी ये होती है। फिर उसके बाद में हमारे बुजुर्ग गाते थे और हम भी गा रहे हैं, तो गाने के बाद में वो वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, तो एक आओ जी, ये अच्छा सबसे, और गाने के बाद में जो वाह वाह मिलती है, इससे बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं दुनिया। फिर उसके बाद में मैंने जा करके, मैं पहला वहां से निकला, गया बरना गांव, बरना गया चुगा खान के पास में, फिर रमजान हमू खान के पास में गया, कूड़ी और लूणे खान। उसके बाद में मैं आया, गया जाफली गया, तो निहाल जी, सदी खान, वो हमारे रमजान हमू खान कमाचा बजाते थे, और उनका रिकॉर्डिंग, पहला रिकॉर्डिंग किया था कोमल दा ने 1965 या इतने साल के बाद है, 60 के बाद की बात। तो कोमल दा ने रिकॉर्डिंग किया था पहला। उनका अंतरा खान एक था, सोचरा के मंगनियार, खेवरा खान और रमजान हमू खान, इनका रिकॉर्डिंग किया। फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि ये अब जाना होगा, वहां गाना चाहिए। फिर मैं वहां गया, जाफली गया, जाफली के बाद में मैं फिर गया हमीरा, हमीरा गया, और हमीरा में साकर जी, पेपा जी,
सागर खां कमाचा बजाते थे, तेबाजी शरणाई मुरली बजाते थे, बजा रहे हैं। और शुगा खान जो खरताल बजाते थे और गाते थे भी, और उनके साथ बसाया खान चलते थे, वो रहे नहीं, वो चलते रहे। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप अनवर को बुलाओ। मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, और फिर उसके बाद मैं आ गया। उससे पहले मैं आ गया बाड़मेर, मुझे मंगाया कोमलदा ने। ये 1970 के बाद की बात है, 70 और 80 के बीच की बात है। तो कोमलदा ने मुझे मंगाया, सदीक जी को बोला कि भाई जो बच्चा है भैया में, इन्होंने कहा कि अनवर खान गा रहा है भैया में। तो छोटे बच्चों में से एक अनवर बच्चा गा रहा था। गफूर जी भी गाते थे, उनके प्रोग्राम करते थे, उनके साथ भी गाते थे। और छोटा बच्चा मंगने में से पहला जो है एक अनवर खान का उनको मंगाना है, भैया में है तो उनको मंगाओ। तो आप यहाँ पधारे बाड़मेर में आकर के मगराज जैन के वो नेहरू युवा केंद्र में आप आए, फिर वहां मेरा रिकॉर्डिंग किया। उसका ये मेरे पास पिक्चर है, ये फोटो है मेरी। ये 70 के बाद की फोटो, 1970 के बाद की ये फोटो है। पूरा खुला नहीं दिखता है, ये फोटो है। और ये राणा खान ढोलक बजा रहा है, जाफली वाले। और फिर उसके बाद में मैं ये जी थोड़ा साफ कम है, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं। फिर ये बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा दिख रहा है। और ये उसके बाद में ये महाराजा जैसलमेर के घर में वहां मंदिर में गा रहे हैं, मंदिर पैलेस में। छोगा जी, ये अकबर खान भान है जैसलमेर के, ये है। फिर उसके बाद में मैं ये घर गा रहा हूँ, घर में गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ये मेरे पिताजी। गीत गाए। अब केसर बना मैं आपको सुना रहा हूँ सर, जो हमारे बुजुर्ग गाते थे। केसर बला मनो पल पल लागो दे प्यारा। केसर बना नल रे बने दो, मूड़ी रे सोवे तुरे रो हरेड़ा रे बला पल पल लागू दी प्यारा। केसर बला ये बागा भलो खड़ी की दो दे चोहार। केसर बना, ये केसर बना। अब ये केसर बना हम केसरिया बालम गाते हैं, बहुत अच्छा गीत है, दरबारी गीत है, मांड में है। हमारे मंगनेवारों ने खुद ने अपनी चीज बना के रखी है, हर टाइम की हर चीज, किस वक्त कौन सी राग गाई जाती है और उसके ऊपर क्या गीत, कौन सा गीत गाया जाता है, कौन से। अब मेहमान आ गए हैं तो अब गाते हैं केसरिया बालम ज्यादा। हमारे यहाँ ज्यादा नहीं गाते केसरिया बालम, गाते हैं मगर हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया गीत वही गाते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारे अला जलाई भाई हम कब बन सकते हैं, हमारे जो बुजुर्गों ने गाया है, अला जलाई भाई जो गाई बीकानेर में, वो तोबा, ऐसा हम कब बन सकते हैं। जो अपने अपने कला है, जैसलमेर बाड़मेर जितने भी, जोधपुर बीकानेर, जितने महाराजा, जो राजस्थान का अर्थ ये राजाओं का स्थान, ये राजा महाराजाओं की चीजें गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि, और दूसरे में जो 2-3 बार हमारे गणतंत्र दिवस पे गए हमारे बच्चे मांगने के और लंगों के, तो पहला स्थान वहां रहा है आज कई साल पहले। तो आज की तारीख में मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों का, उस वक्त हम प्रोग्राम करते थे और आज वो कलाकार सब अच्छे ओहदे पे है और बड़े कलाकार बन गए। ये जितने बच्चे हैं ये सब, ये छोटे छोटे बच्चा, इस फोटो ये वहां का है, इंडिया गेट का फोटो है। आज की तारीख ये बच्चे हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए, अच्छे कलाकार बन गए।
मगर एक सर मैं कहना चाहता हूं, मंच में जाने से कलाकार बड़ा नहीं होता है, और विदेश में जाने से, फ्लाइट में बैठ गया और फॉरेन जाकर के कलाकार कहलाता, वो कलाकार नहीं होता। कलाकार तो वही होता है जो अपनी परंपरा को निभाता है। और मुझे एक बहुत ये लग रहा है कि जो हमारे जो अच्छे कलाकार जो है राजस्थान में, जो मगड़ियारा में से, वो अभी तक काफी कलाकार, हमारे जाति कलाकार जाती है, जो जो बुजुर्ग गांव में बैठे वो सबसे अच्छे गाते हैं। मिठास, उनका अर्थ, उनकी जो गायकी, उनकी राग, और उनकी जो मर्यादा, और जो उनकी जो काबिलियत, जो गांव में है वो अभी तक बहुत अच्छे गा रहे हैं। हमारे और बच्चे जो आज दर्शकों, की तारीख में खूब तैयार हो गए। अब मैं 2 साल का अपने बच्चा गाता है। अनवर, जी मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जातियां हैं, ये मांगलिक जातियों के अंतर्गत आती हैं, और इनके यहाँ पूरी लाइफ साइकिल पैसेज बोले तो जन्म, मरण, परण और मरण, तीज त्योहार, शायद ही हमारे जिंदगी के कोई ऐसे मौके बचे हों जिन पे इनके पास गाने ना हो, उनके दोहे ना हो, उनकी कहानियां ना हो, उनकी गाथाएं ना हो। मतलब ये इतना एक विशाल भंडार है जिसका कभी भी, हम तो आज की तारीख में भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी 5 जने अमेरिकन एम्बेसडर फंड के माध्यम से कथा, गाथा और वार्ता का संकलन कर रहे हैं, जी और हर माह में लगभग 200 से ज्यादा हमें कथाएं, गाथाएं और वार्ताएं प्राप्त हो रही हैं आज की तारीख में। जी जी और वो जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हम ये सोचते हैं कि चीजें क्या खत्म ही नहीं होगी क्या कभी। इन्फिनाइट जैसा ट्रेडिशन है ये, और जिसको पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते 60 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वो खत्म हो नहीं रही है। जैसा कि आप, मैं एक ये बुक बताता हूँ, ये आप देखें, हाँ जी ये बार्ड बैलेड्स एंड बाउंड्रीज करके एक किताब है। जी जी और ये डैनियल न्यूमैन नाम के जी व्यक्ति हैं जो एग्जीक्यूटिव वाइस चांसलर यूसीएलए हैं। उसके जी बाद कोमल कोठारी और शुभा चौधरी, इन जी लोगों जी ने मिलकर 9,000 से ज्यादा लोगों के संकलन किए, उनके डेटास कलेक्ट किए, और उनसे होने वाला सारा विषय इसके अंतर्गत है। कितनी जी रागें हैं, कैसे गाई हुई है, किस ताल में है। और ये मतलब अपने आप में इतनी एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो राजस्थान के ट्रेडिशन के बारे में है। और आप, मैं शायद इसमें साफ दिखेगा आपको, आप ये देखें अनवर किस उम्र के होंगे तब का है ये। जी 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 हाँ, ये फोटो है, ये है मेरे पास बुक। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बुक तो लिखित में हो गई, हाँ लेकिन मौखिक परंपरा आज भी जिंदा है। जी जी यानी लिखा लिखा हुआ तो पास्ट हो जाएगा, लेकिन बोला हुआ तो, जो आज अनवर बोल रहे हैं, वो तो वर्तमान हुआ ना सर। तो हमें ये जानकर इस बात की खुशी होती है कि इस मौखिक परंपरा को यदि हम जिंदा रख सकें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको हम किन किन मौकों पे क्या क्या मदद कर सकें, चाहे वो जी वाद्य यंत्र से हो, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो। बल्कि मैं एक और इसका एक अभिनव प्रयास हम लोग ये कर भी रहे हैं कि जो हमारे संकलन में मटेरियल इकट्ठा है, वो आने वाली पीढ़ी को रिवाइवल के तौर पे काम में लेने की कोशिश में लगे हैं, जी ताकि जो आज की पीढ़ी है, जिन्होंने अपने कम से कम भी 3-4 पीढ़ी के पहले का म्यूजिक न कभी सुना है न देखा है, तो वो उसका दर्शन कर सकें और इतनी विशाल परंपरा को मतलब वो आत्मसात कर सकते हैं, और वो कई लोगों से अच्छा गाना बजाना कर सकते हैं। तो जी कहने का अर्थ है कि ये परंपरा को किसी भी तरीके से हम छोटे रूप में नहीं देख पाते हैं। ये कितनी विशाल परंपरा है जो लगभग समुद्र में जितने मोती होंगे शायद उतने ही इनके गाने वाले भी होंगे। जी सही तो बात। और जिस तरह से इन लोगों ने चीजों में बदलाव भी लाए हैं, और कुछ नए इनको प्रैक्टिस करने के लिए सॉन्ग्स भी दिए गए। उनमें भी एक छाड़ो लंगर मोरी मौरी मैया मैया गहो ना, जी एक जी एक तरह का एक अखबार में कटिंग छपा था। तो फादर ने इनको, कोमल कोठारी साहब ने एक बार इनको सभी लोग एक मेला भरा था, तो सबको बोलना बोला कि तुमको 1 घंटे की छुट्टी दी जाती है, और सब लोग अपनी अपनी चीज तैयार करके लाके और उसको सुनाएंगे।
इस पूरे कथानक को मैं चाहूंगा कि अनवर एक बार बताएं अपनी तरीके से, और उसमें क्या कुछ हो गया वो एक जरूर हमें समझना चाहिए कि किस तरह से हम नई चीजों की रचनाएं करने में भी उतने ही सजग हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें पैदा नहीं होती हैं, आज भी नई नई चीजें पैदा हो रही है, नए नए संगीत का निर्माण होता जा रहा है। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है। फोकलोर डायनामिक है नेचर में, गतिशील है, वो स्टैटिक नहीं है नेचर में। तो इसलिए हमें पूरा पूरा विश्वास है कि जो डायनामिक परंपराएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, उसमें कुछ नयापन लेके आ जाती। मैं अनवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस तरह के कोई भी अभ्यास उनके वक्त में हुए हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी। तो ये बोरुंदा में हमारा वर्कशॉप था बच्चों का, काफी बच्चे थे वहां। फिर वो आकर के वापस आ गए। फिर उसके बाद में हमने किया 150-200 कोमलदा की बड़ी मेहरबानी से, वजीदान जी साहब की बड़ी मेहरबानी से, और आप कुलदीप जी और मनोहर जी लालच भी थे वहां, उन्होंने सबने ये किया। तो 150-200 तक मेरे ख्याल से कमाचा सारी की था, उनका एक वर्कशॉप किया ताकि वो लुप्त होता जा रहा था। फिर कोमलदा ने समझा कि भाई अब तो ये मदद तो कोई करने वाला है ही नहीं, और वो सरकार की मदद कभी लेते नहीं थे, तो खुद अपने पांव पे और अपने जो क्या करना चाहिए वो ही करते थे। और कपूर चंद जी कुली साहब, वो भी आप है रिश्तेदार और अच्छे मुलाकात वाले फैमिली। तो ये लोग उन्होंने किया। तो 200 तक हमारे कमाचा और सारे की बोरुंदा में जाकर के 5-6 दिन का वहां बहुत बड़ा कैंप किया। तो उसमें खूब काफी चीजें निकली, तो खूब निकली। अब तो एक तो यहाँ गांव में फिर उनको सबको ये लगा कि हम जा रहे हैं आज प्रोग्राम पे जा रहे हैं या कोई बोरुंदा में, तो उन्होंने एक अलग से जो मन से जो चीजें की वो निकली वहां बोरुंदा में। और हर एक कलाकार के साथ में हाथ में कमाचा और सारे की ये बहुत बहुत बड़ी चीज उपलब्धि पाई उस वक्त बोरुंदा में। और दूसरे में जो हम अब हमारे बच्चों का वहां वर्कशॉप, जितने हमारे गुरुजन वहां बैठे, तो वहां बैठे और अखबार में न्यूज आई, राजस्थान पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका न्यूज आई। तो राजस्थान पत्रिका न्यूज आई तो कोमलदा ने पढ़ा, तो ये ब्रज भाषा में एक भजन लिखा हुआ, छांडो लंगर मोरी बहिया गहो, ब्रज भाषा में और लिखा हुआ एक अखबार में न्यूज है। कोमलदा ने पढ़ करके और पूरा सबको बुलाया कि भैया आप आओ यहाँ बैठो, जितने भी गुरुजन आप बैठो यहाँ। तो उसमें हम 2-4 छोटे, ये काफी सालों की बात है, तो आगरे बिराजे और उन्होंने भाई ये आज ये भजन आया है, तो अपने को आप हमेशा अपने तो भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये ब्रज भाषा में है, और आपको आज ये तैयार करना है अपनी राग में, अपने मात्रा से और अपने ही हिसाब से अलग अलग करना है। सदीक जी को बोला, अलादीन जी को बोला, और भोंगर जी को बोला, और चांदन जी को, जितने भी कलाकार, सागर जी, पेपा जी, अलग अलग को, लगाओ मंगनियारों को, सबको बोला कि भाई आप ये अलग अलग जा करके आपको छुट्टी है, 2 घंटे में, घंटे में, 3 घंटे में तैयार करके और वापिस अलग राग में, अलग ताल में और शुद्ध शब्दों के साथ में आपको ये गाना। ठीक है सर। तो हम गए, अलग अलग सब गए, तो अलग अलग जिनको कहना था वो कर दिया, गा दी, और वापिस आकर के घंटे 2 घंटे में हम आ गए। इसमें थोड़ी शुद्धता लानी है, इसमें डरना नहीं है, घबराहट नहीं करनी है, घबराहट नहीं करनी है, शुद्धता लानी है कि मुझे करना है, बस करना ही है। जोश में काम नहीं लेना, होश में लेना। ये तो जोश की काम नहीं, इसमें समझ की बात है, बुद्धिमान को और सुर की बात। तो हमने वो तैयार कर दिया। तो चांद्र जी ने गाया मांझ में, हमने गाया कल्याण में, मैंने गाया कल्याण में, और बंधु खान ने, उन्होंने सूप में गाया, किसी ने किस में गाया, वो सब ने पूरी तैयार करके और घंटे 2 घंटे हमने पूरा कर दिया। कोमलदा ये लो। और ये कहावत है, ये पढ़े लिखे जो अच्छी बात है, पढ़े लिखे तो हम कह रहे हैं, मगर हृदय से बढ़कर कोई किताब नहीं है। अपनी आत्म ज्ञान जो है हृदय से बढ़कर कोई किताब ही नहीं है। तो उन्होंने अपने अंदाज से और बुजुर्ग को याद करके कि हमारे बुजुर्ग, उन्होंने इतनी संगीत, हमने यही अपने उस पे ठान लिया कि भाई उन्होंने ये रागें बनाई है, उस वक्त तकलीफ हमें कोई साधन नहीं था, ये गीत बनाया, ये राग बनाई, ये वाद्य बनाया उन्होंने, और उनको कहाँ ढूंढे, पैदल चल करके और सूखे वो कंठ को
पानी नहीं मिलता था, मक्खन मिलता था, माखन और घी मिलता था और पानी नहीं मिलता था, उस वक्त उन्होंने गाया था, बजाया था। और इतना आज उन्होंने बनाकर रखा जो उसका कोई अंदाज नहीं कर सकता, उसकी कोई कमती नहीं आएगी राग की। और ये 4 अंतरे का जो भजन हम नहीं गा सकते, हमने ये यहाँ से बात ठान ली, हमने गा लिया, तो आज वो पूरे हमारे समाज के अंदर चल रहा है। हमने सुना अभी पंडित जी पद्म विभूषण पंडित छेनूलाल जी ने गाया, हमारे ये दिल्ली में बहुत बड़ी कॉलेज है, तो उमा शर्मा जी ने हमारा प्रोग्राम कराया, तो हम जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम पंडित जी और हमारा पंडित विश्वनाथ जी पद्मभूषण, उनका प्रोग्राम, और हम एंट्री की और थिएटर में, और छेनूलाल जी वहां गा रहे हैं। अरे ये तो भजन वही है जो हमने आज 30-40 साल पहले गाया बोरुदा में। तो ये घटना हुई, ये घटना हमारे लिए ठीक है। आज बच्चे हमारे संविधान को गा के बताओ अनवर। जी कल्याण राग महाबली सब रागन की मान सकल सकल देश की परमरे गावत राग कल्याण गावत राग कल्याण छाडो लगर ये मोरी मैया कहो ना, छाडो लगर मोरी मैया कहो ना, मैं तो नार पराये घर की, मैं तो नार पराये घर की, मोरे भरोसे गोपाल रहो ना, मोरे भरोसे गोपाल रहो ना, छाडो लगर मोरी मैया कहो ना। इसका एक कोमलदा ने फरमाया, अब ना को मिक्स में कर दिया, छाटो लंगर मोरी मैया कहो ना, पता नहीं चलता उसका। इसका कोमलदा ने फरमाया कि आप ये करो, इनको ना को अलग करो बिल्कुल, छाडो लंगर ये मोरी मैया कहो ना, तो ना हमने यहाँ छोड़ा, उसमें अर्थ आता है भजन। अब मैं अनवर खान हूं, मेरा नाम अनवर खान मंगनियार, 83 मंगनियार, मीरा गाता हूँ, निर्भय गाता हूँ, सूरदास गाता हूँ, कबीर गाता हूँ, तुलसीदास गाता हूँ, तो ये ख्वाजा साहब भी गाता हूँ, निजामुद्दीन गाता हूँ, बुल्ले शाह गाता हूँ, शाह लतीफ मिठाई गाता हूँ। तो गाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर कवाली गावे तो हमारी तकलीफ क्या है, गाने चाहिए। लोक संगीत के अंदर हमारे को, हमारे फिल्मी गाओ, चाहे कवाली गाओ, चाहे क्लासिकल गावे, मगर हमारी लोक संगीत है उसमें रहना बहुत जरूरी है। और हमारे जो बुजुर्गों ने गाया सर, जो भजन गाया, सूरदास, मीरा, कबीर साहब गाया है, तो कबीर दास की जो छाप है वही उन्होंने गाया, मगर अभी तक जो किताब में जो लिखा हुआ मिलता है भजन वगैरह, जो कई सालों का लिखा हुआ है, वो उन्होंने पढ़ करके नहीं गाया है। जो सीख करके उस वक्त जो लिखा हुआ उन्होंने सीखा अपने आप, वो बुजुर्गों के जो सिखावट के अंदर अभी तो वो गा रहे हैं, उन्होंने किताब लेकर के कभी सीखा ही नहीं, और खुद ने गाया था। मिठे खान जो छतागर थे, बरकत खान के दादो जी, इतने बहुत बड़े बड़े कवि हुए, जो फादे खान, सादे खान, रमजान खान छतागर, लूणे खान, मौले खान, जितने बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, तो उन्होंने जो चीजें हमारे लिए बनाई है वो कभी तक छूट नहीं सकती है। सही बात सरकार है। जो है हमारे लिए यदि करें उसकी मेहरबानी है, नहीं करे तो हमारे, अब तो ये कोशिश है कि हमारी
जजमानी प्रथा हमेशा के लिए कायम रहे। और हमारा जो ये 1 रुपया जो मिल रहा है हमारे गाने पे, वो हमारे लिए बहुत, उसमें ताकत है, गुण है, आशीर्वाद है, और उसमें कला है, और उसमें अपनापन है। ये हमारी जजमानी प्रथा हमेशा के लिए बनी रहे। हमें बहुत खुशी है। और जो कोमलदा ने हमारे लिए किया है, आज तो पूरी दुनिया में हमेशा के लिए हमारे मंगनेवारों के, लंगों के, खालबेलिया जितने भी कलाकार, उनके 100 कलाकार हमेशा के लिए फॉरेन में रहते हैं। बहुत खुशी है। मगर फॉरेन में रहे अच्छी बात है, मगर रहे अपनी चीज, ये बहुत जरूरी है। वेशभूषा, खान पान, अपनी कला, अपनी बुलंद आवाज और शुद्धता के साथ हमेशा रहना चाहिए। बहुत बहुत ही कमाल की बातें आपने आज कही। और ऐसा मेरा मन है, अगर मेरे पास अगर पीछे से मैसेज नहीं आए तो मैं पूरे दिन इस आपको सुनते रहे, हम आपसे बातचीत करते रहे, क्योंकि आपके पास जो है, आपके पास इतना बताने के लिए है और हमारे पास बहुत कुछ सुनने के लिए है। तो आज मतलब मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही वक्त तो दरअसल हमेशा ही कम रहेगा, आपके साथ जब भी बात करेंगे। बट मेरा बहुत मन है कि मैं कभी आपके गांव आए हम, और कुलदीप जी बिल्कुल, और आप पधारो। के साथ एक लंबी बातचीत करें, क्योंकि उसका एक अलग मजा है आपके गांव में बैठ के आपके साथ बातचीत करने का, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे तो आज दो खुशी है, एक तो ये कि मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, दूसरे ये कि आपकी और मेरी जैकेट मिल रही है, उसका दोनों का कलर। मेरे पास भी कोमल ऐसी जी, ही थी, बड़ी मैं मेहरबानी दादा। पहनी नहीं। अब देखो ऐसा है कि अब ये 1 घंटे की बात 5-10 मिनट ऊपर ज्यादा हो गए हैं। नहीं नहीं, वो ये तो अब बात ये रह गई है। पहले हाँ, जो 10-10 दिन बैठते थे, 10 घंटा बैठते थे, 4 दिन बैठते थे, वो उसमें ये चीजें निकलती थी। आप मैं गांव तो पधारो, गांव मैं तो पधारो, ये वहां कोई टाइम मैं, वगैरह नहीं लाना है, 4-5 दिन लाओ वहां। हाँ, तो मैंने गाँव कुलदीप है, जी, बजाओ है। हमारी जब कुलदीप जी से बात हुई थी मेरी, तो मैंने इनको ये कहा कि मेरा बहुत मन है कि एक दिन हम आए और आराम से सत्संग करें आपके साथ, गांव में बैठ के अथाई करें और बातचीत करें। बाकी तो इस माहौल को हम चाहते हैं कि वो माहौल हम वापस बनाएं, जो कोमलदा, कोई कोमलदा ने सिर्फ परंपराएं ये नहीं दी, ये जो परंपरा है कि अ, हम बैठ के बात करें, बैठ करेक्ट। के साथ में चाय पिए, खाना खाएं और खाना खाते समय बातचीत करें। तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो उस परंपरा में बहुत मजा आता है बात करने में। ये फॉर्मल बातचीत में तो एक अलग लिमिटेशन है, बट मैं जरूर आपके गांव आऊंगा और मैं कुलदीप जी को साथ में लेके आऊंगा। हाँ, पक्का, निश्चित कोमलदा निश्चित। फरमाते थे, कोमलदा बात करते थे, बात में अर्थ आ जाता था। हाँ उस हाँ, बात में अर्थ आ जाता था, बात में ही करने की तहजीब अलग थी। और अब हम घरों हैं, कोमलदा का ही परिवार, आदरणीय कुलदीप जी कोठारी सर को खमागनी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा हमारी जजमानी प्रथा हमेशा के लिए जिंदाबाद, और हमारे मंगनियारों के साज बाज और मंगनियार जिंदाबाद। हमारे जितने भी राजस्थान के कलाकार हमेशा के लिए खुश रहें और जिए, और आपका परिवार हमेशा फले और फूले। हम तो ये चाह रहे हैं हमारी जजमानी प्रथा हमेशा के लिए कायम रहे, और आप हमारे ये जजमानी प्रथा के जितने गुण गा रहे हैं, देवी देवताओं के गा रहे हैं, वो हमेशा के लिए ये दोहरा धरती की लाज मर्यादा हमेशा कायम रहे। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू हमारे कुलदीप जी। हमको बहुत बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, हमें बहुत गर्व है। अब थोड़ी बात याद आ गई कि अलाजुल्लाह भाई साहब आज कितने साल, मेरा छोटा भाई न्याज, जिसका लड़का स्वरूप, न्याज और गाजी खान, अलाजुल्लाह भाई साहब और माताजी और साकर खान साहब, कोमलदा और रुकमा, कोमलदा ले गया इंग्लैंड ग्रुप, ले गया आज 40 साल पहले। वो भी ग्रुप हमारा बहुत अच्छा रहा था। और अलाजुल्लाह भाई बीकानेर की, आप उस नगरी के रहने वाले, आप कम थोड़े हैं। हमारे वो गायकी की बहुत दाता थी सर। तो उस वक्त कोमलदा ने हर एक के लिए काम किया, ये नहीं लगा मुंगेर के साथ में काम किया, ये नहीं। हर कल्चर अमेरिका में जो देख लीजिए तो उनको राय दी कि आप ये करो, रशिया में देख लीजिए आप ये करो, आप ये करो। तो जितना भी आप जो आपने बुक देखी है, इस बुक पे कितना टाइम लगा है, 10 साल लगा है इस बुक बनाने में। और जो होश में काम करते थे और इतना काम करते थे, वो बस रहे नहीं, उनकी आत्मा हमारे साथ में है। अब हम
हिंदी अभी तो टूटी फूटी बोलते हैं, हिंदी तो हम समझते नहीं थे। और कोमलदा जो बात करते हैं हमारे मारवाड़ी भाषा, घरेलू भाषा में बात, और अब जो कुछ आदत हो गई है ये कोमलदा की मेहरबानी है। हम पढ़े लिखे नहीं है, तीसरी में हमने छोड़ दिया स्कूल, हम अपने अपने स्कूल में चले गए, संगीत के गाने बजाने में चले गए। नहीं, अब चले क्या गए, हमारा ये आप गुणी जनों से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तीसरी पढ़ के छोड़ देना चाहिए था। नहीं सर, पढ़े क्यों छोड़े। अब मैं अंत में सबसे पहले तो गोपाल सिंह जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी इस बात को सहज तरीके से लेके और इसको आज का मुद्दा बनाया। और विशेष तौर से अनवर को मैं हमेशा से बचपन से जानता हूँ, तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा आज हम लोग गाने बजाने से थोड़े परे और हमारी जो मतलब मांगनेयाट समाज और अदर कम्युनिटी के बीच में भी, हम सब लोगों के बीच में जो एक आत्मीयता का की एक नई स्थापना हो। और सभी दर्शकों को भी मैं निश्चित रूप से निमंत्रण भी देना चाहता हूँ कि वो जब भी आए वेस्टर्न राजस्थान में, निश्चित रूप में रूपायन भी विजिट करें। और यहाँ से फिर पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान का जो गेटवे है, वो पूरा राजस्थान अपने इन कलाओं से भरा पड़ा है। और हम लोगों की मदद यदि इनको और ज्यादा मिलती रहेगी, और जैसा कि आपको पता है कि कोविड के दौरान काफी तकलीफों का दौर रहा, पर फिर भी ये लोग आज भी उसी तरह से अपने गाने बजाने में लगे हुए हैं। तो इनका जो धर्म है वो निभा रहे हैं। अब हमारा धर्म सिर्फ इतना ही है कि हम इन लोगों की कितनी मदद किस तरह से कर सकें, तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन भी सार्थक हुआ। तो इसी बात कह के मैं अ, बात को विराम देता हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।